So hello and welcome to the new video. Today we are with the new topic, that is, you can see it, cellular respiration. Yes, we are today uh, we are beginning with a new topic, cellular respiration. And as you know it, cellular respiration is a very complicated metabolic pathway. हमारे बायोलॉजी में कुछ पाथवेज ऐसी हैं जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं, जितनी सुनने में नहीं लगती हैं कि रेस्पिरेशन क्या है भाई, ब्रीदिंग है, सांस लेना सांस छोड़ देना। तो जी जनाब, सांस लेना और सांस छोड़ देना, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग तो केवल ब्रीदिंग होती है, नॉट रेस्पिरेशन। आज हम रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे, वो भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें कि जो हमारा फूड मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होगा इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल एज वेल एज एनर्जी। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है कि खाने को तोड़ना एनर्जी के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल आउट कर सकें और उस एनर्जी को यूज कर सके फॉर आवर फर्दर एक्टिविटीज. So this is what cellular respiration is, and today we are going to discuss about all the 4 steps of cellular respiration. After that, we are going to see some short tricks also to remember the various steps of glycolysis and the enzymes involved in it. So let's begin. So here we are, cellular respiration. Let's take a quick look on the definition. The mechanism of breakdown of food material within the cell to release energy and the tapping of this energy for the synthesis of ATP is called as cellular respiration. Though photosynthesis takes place in chloroplast, but respiration occurs in cytoplasm and mitochondria. You have to remember, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है, और रेस्पिरेशन कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में. दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि सेल के इसी टुकड़े में एनर्जी जनरेशन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो पावर हाउस है. अच्छा, अब देखते हैं हम कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का. तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब कि वो चीज जिस पे रेस्पिरेशन होना है, जिसका ब्रेकिंग डाउन होना है, तो वो जनरली कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स, प्रोटीन वगैरह भी होते हैं, लेकिन उनकी जो पाथवेज हैं वो डिफरेंट है थोड़ी सी. इन पाथवे, जो आज पाथवे मैं आपको बताने वाली हूँ, उस पाथवे से थोड़ा सा डिफरेंट है. तो राइट नाउ इन आर today's cellular respiration we have the respiratory substrate carbohydrate. Okay, now let's see the complete chemical equation. It is a single line equation which you might be studying in your 7th standard, 8th standard, 9th standard, till your 9th, 10th standard. You have learned the single straight line. C6H12O11 plus 6O2 gives us 6CO2 plus 6 molecules of H2O, that is water. Such a simple, एक बार में याद हो जाएगा भाई, कितना ही आसान डेफिनेशन या कितना ही आसान केमिकल इक्वेशन है. बट भाई रुकिए जरा, ये जो सिंगल स्टेप सिंगल लाइन प्रोसेस है, इट इज गोइंग टू बी अ बिग ब्लास्ट. ये वो है कि छोटा सा बॉम्ब है जो कि जब फटेगा तो बहुत कुछ होगा. तो हियर इज द स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन बिगिंस. So let's see the steps of सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन के जो 4 स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड इज पायरुवेट ऑक्सीडेशन, थर्ड इज PCA यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एंड द फोर्थ वन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ये 4 स्टेप में कंप्लीट जो सिंगल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन मैंने अभी आपको बताई थी, C6H12O11 प्लस 6 molecule of oxygen, it gives us 6 molecule of carbon dioxide and 6 molecules of water plus energy. 38 molecules of energy is generated when 1 molecule of glucose is broken down. एक molecule glucose का तोड़ा जाता है, उससे 38 molecules of energy generate होती है. कैसे generate होती है? वो इन्हीं 4 steps के through generate होती है. So let's see it. So let's break down the ATP yield from each step or each stage.
The first step is glycolysis, and glycolysis occurs in the cytoplasm and breaks down the glucose into two molecules of pyruvate. एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का दो मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस में सी ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंड का पायरुवेट इज अ 3 कार्बन molecule. And in this process, a net gain of 2 ATP takes place. 4 ATPs are actually generated. 4 ATP बनते हैं, but 2 ATP कंज्यूम होते हैं और 2 ATP हमें एज अ नेट गेन मिलते हैं. 2 ATP वहीं कंज्यूम हो जाते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ही, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने में ही कंज्यूम हो जाते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP. Okay, so net gain from glycolysis is only 2 ATP molecule. Then second step is pyruvate oxidation. Pyruvate oxidation या pyruvate decarboxylation भी कहा जाता है. It occurs in the mitochondrial matrix and converts pyruvate into acetyl-CoA, acetyl coenzyme A, releasing carbon dioxide and generating NADH, which is again one of the energy molecule. No direct ATP is the third step. ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि TCA साइकिल. TCA साइकिल को हम क्रैब साइकिल के नाम से भी जानते हैं और ये सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहलाती है. नाउ ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है. इट प्रोसेसेस द एसिटिल CoA एंड प्रोड्यूसेस वेरियस एनर्जी कैरियर. इसमें जो हमें जो बाय प्रोडक्ट हमें पायरुवेट ऑक्सीडेशन से जो मिला था एसिटिल CoA, वो प्रोसेस होता है और बहुत सारे इसमें एनर्जी कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं. 2 ATPs आर जनरेटेड, वन फॉर ईच एसिटिल CoA मॉलिक्यूल दैट एंटर्स द साइकिल. हर एक एसिटिल को ए के लिए एक एटीपी, बिकॉज वी नो दैट 2 एसिटिल कोएंजाइम ए हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम 2 पायरुविक एसिड और 2 पायरुवेट बने थे हमको ग्लाइकोलिसिस से. 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज था जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, उससे एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट बना था और पायरुवेट से एसिटिल को ए बना जो कि क्रैब साइकिल में या ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल में, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में प्रोसेस होता है और उससे फिर 2 ATP जनरेट होते हैं. आफ्टर दैट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि ETC एंड कीमोऑस्मोसिस where the energy from NADH and FADH2 is used to generate ATP. अब देखिए NADH जो हमें पायरुवेट ऑक्सीडेशन से मिला था वही हमको यहाँ पर जो है वो ATP जनरेशन में हेल्प कर रहा है. इट अकर्स अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है. हम वी नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया के एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है. तो इनर मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है. अबाउट 28 to 34 ATP आर जनरेटेड. 28 से 34 ATP जनरेट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेल्स एफिशिएंसी. नाउ नेट प्रोडक्शन अगर हम ATP का देखते हैं तो यहाँ 34 ATP ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से. प्रीवियस आप ऊपर देखिए, ऊपर का स्टेप देखिए. हियर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में 2 ATP जनरेट हो रहे हैं, तो 34 + 2 = 36 और 2 हमको ग्लाइकोलिसिस से मिले थे. तो ये देखिए ये 2 ATP are here and 34 ATP here and 36 हो गए. 36 और ग्लाइकोलिसिस में अगर हम प्रीवियस विंडो पे देखते हैं, if we'll see the previous window, इसमें ये देखिए कि यहाँ पर भी 2 ATP जनरेट हो रहे हैं. तो ये जो 2 हैं, ये देखिए 2 ATP आर कंज्यूम एंड 2 ATP नेट गेन जो है इसमें ये है हमारा. ओके, तो आई होप यहाँ से आपको ये समझ में आ गया है कि नेट गेन ऑफ 2 ATP हियर एंड पायरुवेट ऑक्सीडेशन. सो टोटल हमारा जो है वो 38 ATP जनरेशन होता है हमारी कंप्लीट सेल्यूलर रेस्पायरेशन में. दिस ओके.
So now we will go on to the next slide, and in next slide we will see glycolysis in a proper way. See this glycolysis complete process. First, we know that the respiratory substrate is glucose. So first the glucose is getting converted into glucose 6 phosphate by the help of enzyme hexokinase. Then glucose 6 phosphate is converted into glucose fructose 6 phosphate by the help of the enzyme phosphoglucose isomerase. This is isomerization taking place. Glucose 6 phosphate fructose 6 phosphate में convert हो रहा है. Then fructose 6 phosphate is getting converted into fructose 1,6 biphosphate. Fructose 1,6 biphosphate will get converted into GLAP, that is glyceraldehyde or dihydroxy acetyl phosphate by the help of aldolase. And after that, this GLAP will be getting converted into 1,3 biphosphoglycerate, then 3 phosphoglycerate, 2 phosphoglycerate, phosphophenol pyruate, and then last is the pyruate. And the enzymes involved are hexokinase, isomerase, phosphofructokinase, aldolase, GLAP hydrogenase, phosphoglycerate kinase, phosphoglycerate mutase, after mutase enolase, enolase के बाद pyruvate kinase. And the name we can learn by the help of the mnemonic. In the same way, here the all the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 byproducts which are getting formed in this reaction, in this chain process, can be learned by the mnemonics, which is great grandma finds fruits deliciously good, but poor peasant prefer peaches. Okay, great grandma find fruits deliciously good, but poor peasant prefer peaches. Okay, so in this manner, now in the first step, ATP is getting, one ATP is utilized here, which is getting converted into ADP. And in after the first step, after the second step is without any utilization as well as production. Then in the third step, again ATP is getting utilized and getting converted into ADP. And after that, here in the what we can say in this step, I'll tell you. Yes. See, here the ATP is used. Here the ATP is used, but here the ATP is generated at this step. 2 ADP is converting into ATP. That means after first, second, third, fourth, fifth, sixth step. At the sixth step, when 1,3 biphosphoglycerate is getting converted into 3 phosphoglycerate by the help of the glycerate kinase, 2 ADP is getting converted into ADP, and here NADH is also forming, which is again will give us the energy molecules later in the oxidative phosphorylation process. And here again at the last step, when the phosphophenol pyruate is getting converted into pyruate, here also 2 ATP generation. So here overall total 4 ATP generated, out of which 2 are utilized. One here in the first step and second is here in the third step. Third step में तो इस तरीके से net production will be ATP, 2 ATP. Clear? So this we can learn by the help of the mnemonic, and ये mnemonic आपके side wise भी लिखा हुआ है, and it is there in the next slide also. And in the same way, the enzymes which are involved in this process, that also you can learn by the help of the mnemonic. Okay, तो ये दोनों mnemonic अगर आप याद कर लेते हैं कि great grandma finds fruit deliciously good, but poor peasant prefer peaches. Okay, so you will be able to learn the whole glycolysis process. Yes, dihydroxyacetone phosphate, 1,3-phosphophenol glycerate, then 3-phosphoglycerate, 2-phosphoglycerate, phosphophenol pyruate, then pyruate. And here 2 ATPs are utilized in the first and the third step. Pehla or this is the first step, second one, then third step. So in third step it is utilized here, then fourth step. In the fifth steps, NADH generation, then sixth step, ATP generation, seventh, eighth, and the ninth, and the last is pyruate formation here.
तो इस तरीके से अगर हम ये निमोनिक याद कर लेते हैं, ग्रेट ग्रैंडमा फाइंड्स फ्रूट डिलीशियसली गुड बट पुअर पीसन प्रेफर पीचेस, तो आपको सारे नाम याद हो जाएंगे कि सबसे पहले ग्लूकोज है, उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लू फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, फिर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, फिर DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है या ग्लिसरल्डिहाइड है, उसके बाद 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट है, तो बाइफो बी, but then phosphoglycerate poor, then phosphoglycerate pecin, phosphoenol pyruvate prefer, and peaches is finally the pyruvate. इस तरीके से अगर आपको इजी वे में याद करना है तो आप निमोनिक्स के भी याद करते हो, डायरेक्ट जिसको याद हो जाता है दैट्स वेल गुड. So here we complete the all steps of this glycolysis process, 10 steps of glycolysis process, और उनके mnemonics भी आपको साइड में दे रखे हैं. At the same time, I have a mnemonic for learning the enzymes name also, because these all comes in the exams. So like this you can complete your glycolysis process. Similarly, see the mnemonic for glycolysis enzymes, and here is the mnemonic for the enzymes in glycolysis. Hexokinase is Hungary, phosphoglucose isomerase is pyrates, phosphofructokinase, pic aldolase all, triose phosphate isomerase the, glyceraldehyde 3-phosphate dehydroxygenase is greatest. Phosphoglycerate kinase is pickled, and phosphoglycerate mutase pumpkin. Enolase is for ever, and pyruvate kinase is picked. Okay, so here also I'll move from this side and you can see it very well. See, till picked, Hungary Pirates picks all the greatest pickle pumpkins for pickle. Okay, Hungry Pirates picks all the greatest pickled pumpkin ever picked. Hungry Pirates pick all the greatest pickled pumpkin ever picked. So that's all for today's learning. And after that, the next step, the pyruvate oxidation and the Krebs cycle, and after that, the oxidative phosphorylation, we will begin in the next video. Till then, if you have any doubt, any problem related to glycolysis, do let me know in the comment section, and I hope you like it. Bye bye. Thanks for watching.